Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बैरूड। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व के वीडियो में हमने अमेरिका की संघीय व्यवस्था को समझा था। आज के वीडियो में हम फेडरल एग्जीक्यूटिव, जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट को समझेंगे। प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। अमेरिकी संविधान में, जैसा कि आप सभी को विदित है, राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 के एक छोटे से वाक्य में किया गया है, जिसमें कहा गया है, अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। वस्तुतः कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी नहीं रहती जैसी कानून उसे बनाता है। यह कथन सबसे अधिक प्रमुख रूप से अमेरिकन राष्ट्रपति के संबंध में लागू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर में हमने इस बात को बताया भी था कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही है। और इस संबंध में शैली सिंगर के शब्दों में कहा जा सकता है कि वाशिंगटन के समय से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति पदधारी ने इसे बहुत अधिक शक्तिशाली बनाने में योग दिया है। इस तरह से हम देखेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम अमेरिकन राष्ट्रपति को समझेंगे, किस तरह से उसका निर्वाचन होता है, क्या वेतन होते हैं, क्या उन्मुक्तियां हैं, क्या उसका कार्यकाल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस का होना आवश्यक है, किस तरह से हम इसका निर्वाचन करते हैं, इस पद के निर्वाचन के उम्मीदवारों का। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, नंबर 2 उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, एंड थर्डली वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। इसके संबंध में उसके लिए लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए होने चाहिए। व्यावहारिक स्थिति के संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रसिद्ध रहा हो, जैसे वह कांग्रेस का सदस्य या राज्य का गवर्नर हो या किसी बड़े नगर का मेयर हो या राजदूत हो या न्यायाधीश हो। इस तरह से व्यवहार के अंतर्गत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाले राज्य के निवासी के इस पद पर चुने जाने के अवसर अधिक रहते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे इनको क्या कॉम्पनसेशन मिलता है, इनका वेतन क्या है। जनरली राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन भत्तों में कमी या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने हो वे नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रारंभ से ही किए जा सकते हैं। 1909 और 1949 के बीच में राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन $75,000 था, जिनमें क्रमशः बढ़ोतरी की गई। मई 1999 में राष्ट्रपति का वेतन $2 लाख से बढ़कर $4 लाख कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें $50,000 सामान्य खर्च कोष के रूप में भी दिए जाते हैं। वेतन और $50,000 की राशि कर मुक्त नहीं है। यात्रा व्यय के रूप में राष्ट्रपति प्रतिवर्ष अधिकतम $1 लाख खर्च कर सकते हैं। यह राशि आयकर से मुक्त होती है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान के अनुकूल अन्य अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होती है। अतः वर्तमान समय में भी राष्ट्रपति का वेतन $4 लाख है। तत्पश्चात हम उन्मुक्तियों की अगर बात करते हैं तो अन्य देशों के कार्यपालिका प्रधानों की भांति राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी प्राप्त होती है। यद्यपि इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है, फिर भी परंपरा के अनुसार उन्हें किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते। उन्हें किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में भी उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते। केवल सीनेट से उसे महाभियोग के समय ही बुलाया जा सकता है। इस संबंध में उदाहरण के रूप में एक बार राष्ट्रपति जेफरसन को साक्षी के लिए बुलाया गया था, परंतु उन्होंने उपस्थित होने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति स्वेच्छा से भी किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे उन्मुक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति, ये सब उसके अंतर्गत आता है। तत्पश्चात हम कार्यकाल की बात करें तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर बहुत अधिक मतभेद थे। अंत में पर्याप्त वाद विवाद के बाद संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा तथा पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तत्पश्चात हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कई बार कई तरह की समस्याएं आई हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में कौन सी पद्धति को अपनाया जाए, प्रत्यक्ष पद्धति को अपनाया जाए या अप्रत्यक्ष पद्धति को अपनाया जाए। तो इस संबंध में हम कुछ बातों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में देखेंगे। ब्रिटिश राजनीति का सर्वाधिक आकर्षक तत्व यदि सम्राट का पद और व्यक्तित्व है, तो अमेरिकन राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति द्वारा इसमें रुचि ली जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर अमेरिकी संविधान में बहुत अधिक मतभेद था। इस संबंध में प्रमुख रूप से 2 सुझाव दिए गए थे। प्रथम, राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, किंतु सभा द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन राजनीतिक दलबंदी में फंसे बिना संभव नहीं था और संविधान निर्माता राजनीतिक दलबंदी को देश के लिए घातक मानते थे और कम से कम देश की कार्यपालिका के प्रधान को दलबंदी से बाहर रखना चाहते थे। दूसरा सुझाव ये था कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका राष्ट्रपति का निर्वाचन करे, किंतु इसे इस दृष्टि से उचित नहीं समझा गया कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के हाथ का खिलौना बन जाएगा। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संविधान सभा के सदस्य शक्ति विभाजन के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे और यह पद्धति शक्ति विभाजन के विरुद्ध होती। अतः संविधान सभा के द्वारा अंत में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो और इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाए और निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का। अतः संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार निर्वाचक चुने जिनकी संख्या उस राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। समय आने पर के निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित हो और लिखित रूप से अपने मत 2 व्यक्तियों को दे जिनमें कम से कम एक उस राज्य का निवासी ना हो जिस राज्य की ओर से निर्वाचक नियुक्त किए गए हो। उसके बाद मतों का एक पेटिका में मोहर लगाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए, जो कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में उन्हें गिनकर परिणाम की घोषणा करे। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, बशर्ते कि उसे मतों का पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो और उससे कम पाने वाले व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने पर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। वर्तमान समय में राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाने वाली पद्धति में प्रमुखतः 5 चरण हैं जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसको भी हम यहाँ पे बताना उचित समझेंगे।
सबसे पहले उम्मीदवारों का मनोनयन। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन है। 1840 से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विभिन्न राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलनों द्वारा किया जाने लगा। उम्मीदवारों के मनोनयन की यह पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई और इस संबंध में संविधान में कुछ और भी नहीं कहा गया कि प्रत्येक दल में या प्रत्येक दल को राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती है, जो कि इसकी प्रारंभिक व्यवस्था करती है, और प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं। सेकेंडली, चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। यह समिति अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवारों के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवारों के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च $30,000 भी ही हो सकता है, परंतु इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। चुनाव अभियान के प्रमुख साधन, जैसा कि आपको पता है, टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र, इनके द्वारा और अच्छे साहित्य का प्रकाशन है। थर्डली, निर्वाचक मंडल का चुनाव। इसके बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होगी कि वे चुने जाने पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। 23वें संशोधन में अब निर्वाचन मंडल के सदस्यों की संख्या 538 हो गई है। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप ईयर या चुनाव वर्ष के नवंबर के महीने में पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि का होता है और निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा चुना जाता है। फोर्थली, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि इस संबंध में आग और रे के शब्दों में निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल की रिकॉर्डिंग मशीन मात्र होते हैं। प्राय निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं, लेकिन अमेरिकी कानून के अनुसार वे किसी भी उम्मीदवारों को अपना मत देने के लिए स्वतंत्र हैं। फिफ्थली, नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। 1933 के पूर्व तक निर्वाचित होने के लगभग 4 माह पश्चात 4 मार्च को नवीन राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण किया गया था, किंतु 20वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। इस संशोधन में यह निश्चित किया गया कि यदि वह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की अपने पद पर आसीन होते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत निर्वाचन में इस 5 चरणों की बात कही गई कि किन किन पद्धतियों के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि ये जो निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई राष्ट्रपति के लिए, उसकी कई आधारों पे आलोचना भी की गई, जिसके अंतर्गत कुछ बातों को हम यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम, निर्वाचन मंडल के सदस्य दलीय आधार पर चुने जाते हैं, उनका ये मानना है। आलोचकों का ये कहना है, लेकिन चुने जाने के बाद वे इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे किसी भी उम्मीदवारों को मत दें। साधारणतः वे अपने राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, किंतु कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी दल के निर्वाचन मंडल के सदस्य ने किसी अन्य दल के उम्मीदवारों को भी अपना मत दिया है। इसी तरह उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली के कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन में घनी आबादी वाले राज्यों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और कम आबादी वाले राज्यों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा होती है। पिछले लगभग 100 वर्षों में राष्ट्रपति पद पर विजयी सभी उम्मीदवार बड़े राज्यों से ही थे। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत व्यावहारिक राजनीति से इसे उचित नहीं कहा जा सकता। और थर्डली, निर्वाचन प्रणाली की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि यदि निर्वाचक मंडल के मतदान के परिणाम स्वरूप किसी भी उम्मीदवारों को आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाए, जो तो परिणाम उसके सर्वथा भिन्न हो सकते हैं, जो साधारणतः होना चाहिए था। इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवारों के मनोनयन के लिए जिस पद्धति को अपनाया गया है, उसमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता और राष्ट्रीय सम्मेलनों में उत्तेजनापूर्ण वातावरण के कारण असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो पाते। इस तरह से लास्की ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को सर्वाधिक भ्रष्ट चुनाव और वित्तीय साधनों का खेल गेम और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बताया गया है। इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव की त्रुटियों को देखते हुए इसमें मूल सुधार के प्रस्ताव किए जाते रहे। 2000 में राष्ट्रपति के चुनाव में इन त्रुटियों को और समस्त विश्व की ओर ध्यान आकर्षित कर सुधार की आवश्यकता को पहले से बहुत अधिक प्रबल बना दिया गया है। इस संबंध में प्रथम और सर्वप्रमुख सुझाव तो यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी गणतंत्र के समस्त मतदाताओं द्वारा किया जाए। 22 मार्च 1977 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के सम्मुख राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति में परिवर्तन और चुनाव सुधार संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इस प्रस्ताव में मुख्य सुझाव ये था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति अपनाई जाए, लेकिन इस प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। समय समय पर अन्य और विधि पक्षों द्वारा भी इसी आशय का प्रस्ताव किया गया। 2000 के अंतर्गत सीनेट के लिए एक नवनिर्वाचित सदस्य हिलेरी क्लिंटन के द्वारा इसी प्रकार की मांग की गई, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, इस बात की आशा नहीं थी। दूसरा सुझाव ये था कि प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति पद के प्रथम 3 उम्मीदवारों में उनके द्वारा प्राप्त किए गए लोकप्रिय मतों के अनुपात में उस राज्य के निर्वाचकों को मतों का विभाजन होना चाहिए। इस तरह से राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति और प्रक्रिया में सुझाव हेतु कई सुझाव दिए गए। तत्पश्चात अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल इम्पीचमेंट के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है और महाभियोग, देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी घोर अपराध के आधार पर चलाया जा सकता है। महाभियोग की यह पद्धति यह है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपयुक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं, जिसकी बाद से आरोपी किसी भी न्यायिक समिति या विशेष जांच समिति को दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिकन राष्ट्रपति को महाभियोग की पद्धति के द्वारा हटाया जा सकता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। संविधान के अंदर राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। इन शक्तियों के आधार पर ही वह अपने कार्यों का संचालन करता है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस संबंध में एक और तो उनके सामने उपनिवेशों के गवर्नरों के अनुभव थे, जिनमें उन्होंने देखा था कि शक्तिशाली शासक किस प्रकार जन स्वातंत्र्य को नष्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने परिसंघ के विधान में निर्बल कार्यपालिका के दुष्परिणाम भी देख लिए थे। अतः अपने परस्पर विरोधी अनुभव के आधार पर वे एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो, लेकिन तानाशाह जैसी स्थिति प्राप्त न करे। अतः राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियों के अध्ययन के अंतर्गत हम निम्न शक्तियों को देखेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन इसमें सबसे सर्वाधिक प्रमुख शक्तियाँ कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। इसके अंतर्गत वह निम्नलिखित कार्यों को करता है। नंबर 1, कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। ये कार्यपालिका क्षेत्र में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और उनकी व्यवस्था बनाए रखना है। अनुच्छेद 2 की 30वीं उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उनका एक प्रमुख दायित्व है कि वे कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन कराएं। सेकेंडली, प्रशासन का संचालन
राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निदेशक भी है। यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों तथा अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश, अनुदेश, नियम, उपनियम एवं आदेश जारी कर सकता है। थर्डली, नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधी है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है और कांग्रेस पे अपना प्रभाव स्थापित करता है। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से नियुक्ति कर सकता है, और नंबर 2 वे निम्न पद जिस पर वह कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष या न्यायालय नियुक्तियों को कर सकते हैं। क्योंकि संविधान में निम्न पदों की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए यह निश्चित करना कि निम्न पदों के अंतर्गत कौन अधिकारी आते हैं कांग्रेस के अधिकार में हो और वह इन्हीं पदों पर नियुक्ति के ढंग को निश्चित कर सकती है। फोर्थली, सीनेट के प्रति शिष्टता, सेनेटोरियल कर्टसी कहते हैं, जिसे अनेक संघीय पदों विशेषता राज्य के विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिन्हें सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। यह एक अलिखित नियम या परंपरा है जिनके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं और जिनमें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है और अपनी निजी इच्छा से नियुक्तियां करता है तो अन्य सदस्य सीनेट के प्रति शिष्टता के नियम के अनुसार संभवतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को अस्वीकार कर देंगे। तत्पश्चात क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा प्रदान करने का भी अधिकार है। तत्पश्चात इसी तरह परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी इसके अंतर्गत कर सकता है, राजदूतों की नियुक्तियां भी इसके अंतर्गत कर सकता है। तत्पश्चात हम सेकंड लेजिस्लेटिव पावर को इसके अंतर्गत लेते हैं कि शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण अमेरिकी के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन संविधान निर्माता द्वारा शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से परिचित है, अतः उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में कुछ कार्य सौंपे गए, जिसके अंतर्गत नंबर 1 पावर टू सेंड मैसेज टू कांग्रेस को संदेश भेजना। इसके अंतर्गत संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा और उनके विचार के लिए सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक और लाभकारी समझे। सेकेंडली, टू कॉल स्पेशल सेशन 2 ऑफ द कांग्रेस। ब्रिटिश सम्राट या भारत के राष्ट्रपति के समान अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भी कांग्रेस को साधारण दिनों में आमंत्रित या स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में स्थगन के प्रश्न पर मतभेद होने की स्थिति में वह उन्हें स्थगित कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलने का अनुरोध कर सकता है। थर्डली, वीटो पावर। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक के कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं वरन सीमित निषेधाधिकार ही प्राप्त है। उनके निषेधाधिकार की 2 शक्तियां हैं, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार। विलंबकारी निषेधाधिकार, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे सदन को लौटा सकता है जिसमें वह प्रारंभ हुआ था। यदि पुनः दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं तो वह
कानून बन जाता है और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, जेबी निषेधाधिकार। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है और 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की बिना अनुमति के ही विधेयक कानून बन जाता है। परंतु यदि 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती और ये राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। इसी के अंतर्गत हम जुडिशियल पावर की बात करेंगे कि राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त है। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है किंतु वह उसे पद से नहीं हटा सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति समाधान नहीं कर सकता। फोर्थली, प्रेसिडेंट अ पार्टी लीडर। राष्ट्रपति अपने दल का एक नेता होता है और इस रूप में वह बहुत अधिक शक्ति तथा प्रभाव प्राप्त करता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उनके परामर्श से वह दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्ति करता है। फिफ्थली, सुप्रीम लीडर ऑफ द अमेरिकन नेशन। इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है उसके कारण यह दलीय नेता से ऊपर उठकर एक राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। अमेरिकी संविधान निर्माता द्वारा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करते थे और उनके द्वारा संगठित या एक सूत्रीय नेतृत्व के स्थान पर बिखरे हुए या कुछ सीमा तक विभाजित नेतृत्व की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन अमेरिकी जनता की लालसा सदैव एक ही सत्ता का नेतृत्व प्राप्त करने की रही है और उनके द्वारा कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति के रूप में यह नेतृत्व प्राप्त किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति की जो पावर्स है उसमें वास्तविक स्थिति बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है और सामान्य काल में राष्ट्रपति एक तानाशाह की भांति नहीं बल्कि प्रजातांत्रिक राज्य के सर्वोच्च प्रधान के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पावर्स अमेरिकन संविधान के अंतर्गत बहुत अधिक हैं और वह उन्हीं पावर्स को यूज़ करता है जो संविधान के द्वारा उसे प्रतिपादित किए गए हैं। उपयुक्त प्रवृत्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि की गई है और आज की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि विश्व के अन्य किसी भी संवैधानिक राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति के समान व्यापक शक्तियों वाला कोई भी पदाधिकारी नहीं है। इस तरह से हम देखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे।